22 मार्च 1912 बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक नया राज्य बिहार की स्थापना होती है। ईर्ष्या से ग्रसित लोग बहुत कन्वीनियंटली बिहारियों को बीमारी तो बोल देते हैं, परंतु ऐसे अज्ञानी लोग बिहार की गौरवशाली इतिहास को भूल जाते हैं। बिहार राज्य, जिसका वैभवशाली इतिहास ही उसका सबसे बड़ा पूंजी है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना बिहार में की थी। देश का सबसे पुराना मंदिर मां मुंडेश्वरी वे बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। कहा जाता है इसी जगह पर मां दुर्गा ने शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड का वध किया था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार की धरती पर हुई थी। विश्व को अर्थशास्त्र का ज्ञान देने वाले आचार्य चाणक्य का जन्म भी बिहार में हुआ था। दुनिया को शून्य का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट का जन्मभूमि भी बिहार प्रदेश ही है। महान चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का जन्म स्थली भी बिहार ही है। हम नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे भूल सकते हैं? क्या वो विश्वविद्यालय था जिसने पूरे विश्व को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमय कर दिया था। इस विश्वविद्यालय का भी स्थापना बिहार राज्य में ही हुआ था। फिरंगियों के दांत खट्टे करने वाले बाबू कुंवर सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। देश के प्रथम राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म बिहार में ही हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एग्जामिनर ने आंसर शीट देखकर कहा था, द एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी परीक्षा देने वाला परीक्षक से भी बेहतर है। शहनाई की गूंज से सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाले भारत रत्न से सम्मानित बिस्मिल्लाह खान का भी जन्म बिहार में ही हुआ था। यूं ही नहीं कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। अगर बिहारी अपनी जिद पर आ जाए तो वो दशरथ माझी बन जाता है और पहाड़ का सीना चीरकर 110 मीटर लंबा सड़क बना देता है। गणित का ज्ञान ऐसा कि नासा के कंप्यूटर फेल होने पर वशिष्ठ नारायण सिंह मैनुअली सटीक कैलकुलेशन करके अपोलो स्पेस मिशन को सक्सेसफुल बना देते हैं। जब बिहारियों का दिल टूटता है तो वो देवदास नहीं बनते, IAS ऑफिसर बन जाते हैं। देश को सेकंड सबसे हाईएस्ट 492 IAS ऑफिसर देने वाला राज्य भी बिहार ही है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बड़े बुजुर्ग बच्चों से उनका नाम कम पूछते हैं और गणित के सवाल ज्यादा। बिहार के निवासी जिस भी फील्ड में शिद्दत से भिड़ जाते हैं तो इतिहास रच देते हैं। अगर बिहारियों की भाषा में बोले तो गर्दा मचा देते हैं। और शिक्षा किसकी जिम्मेदारी है? दोनों का। शिक्षा दोनों का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होती है। आज की कहानी बिहार के एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने बिना किसी हथियार के, बिना कोई गैंग बनाए, अपने अकेले के बूते, अपने बुद्धि के बल पर 3 बार ताजमहल, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और लाल किला जैसे महान प्रतिष्ठानों को कौड़ियों के भाव में बेच दिया। हुनर ऐसा कि क्राइम सीन और जेल से अचानक छू मंतर हो जाता था। चौड़े होकर कहता था, जब तक देश में करप्ट ऑफिसर हैं, जेल में उसको कैद कर पाना बहुत मुश्किल है। 113 साल का सजा पाने वाला यह व्यक्ति सिर्फ 20 साल ही जेल में रहता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर ले, ये मुझे मोटिवेट करेगा। भेष बदलने में माहिर, फराटेदार अंग्रेजी से सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाले इस व्यक्ति का जन्म बिहार के सिवान जिला के ज़ेरादेई गांव में हुआ था। इसी गांव में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म हुआ था। ज़ेरादेई से निकलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ यह व्यक्ति ठग बनकर दिल्ली पहुंचता है और राष्ट्रपति भवन को बेच देता है। देखते ही देखते यह व्यक्ति ठगी की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। दुनिया जिसे ठग बुलाती थी वह अपने गांव वालों की नज़र में एक रॉबिन हुड था। यह कहानी है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की, जिसे गांव वाले बड़े प्यार से मिथिलेश बाबू बोलते थे या मिस्टर नटवर लाल के नाम से पुकारते थे। साल 1912 में बिहार राज्य की स्थापना होती है और इसी साल सिवान के ज़ेरादेई गांव में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जो आगे चलकर मिस्टर नटवर लाल के नाम से जाना जाता है। मिथिलेश बाबू पढ़ लिख कर वकील बनते हैं, लेकिन उनकी किस्मत की लकीर इतनी सरल नहीं थी। यूँ तो मिस्टर नटवर लाल की कहानियाँ तो विदेशों तक बहुत मशहूर थी, लेकिन उनकी ठगी की कहानियों की शुरुआत नटवर लाल के गांव से ही होती है।
एक बार मिथिलेश बाबू अपने पड़ोसी के कहने पर उनका ड्राफ्ट बैंक में डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं। बाद में अपने पड़ोसी का ही सिग्नेचर फोर्ज करके उनके अकाउंट से 1000 रुपया विड्रॉ कर लेते हैं। जब उनके पड़ोसी को यह बात पता चलती है कि मिथिलेश बाबू उनके अकाउंट से फोर्ज सिग्नेचर करके 1000 रुपया विड्रॉ कर लिए हैं, तो इसकी शिकायत वो मिथिलेश बाबू के पिताजी से करते हैं। पिताजी के डांटने पर मिथिलेश बाबू घर छोड़कर कलकत्ता भाग जाते हैं। कलकत्ता पहुंचते ही गांव का मिथिलेश बाबू मिस्टर नटवरलाल बन जाता है। मिस्टर नटवरलाल कलकत्ता में अपने सेठ को 4.5 लाख रुपए का चूना लगाते हैं और वहां से सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचते ही मिस्टर नटवरलाल ठगी के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने में लग जाते हैं। मिस्टर नटवरलाल आंखों से काजल चुरा लेना जैसे मुहावरे का पर्यायवाची बन गए थे। ठगी का हुनर ऐसा कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंसान भी धोखा खा जाते थे। यह घटना है दिल्ली के कनॉट प्लेस की। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक घड़ी की दुकान में सफ़ेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है और खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देकर दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो एक एक घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार भी एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच में खुद को रोक नहीं पाता है। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचता है। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहकर अपने साथ एक स्टाफ देने को कहता है और बोलता है कि सारे पेमेंट आपको नॉर्थ ब्लॉक में ही मिलेंगे। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट देता है। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। इसके बाद दुकानदार को समझ में आता है कि वह शख्स और कोई नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल था। अपने खास हुनर के जरिए नटवरलाल ने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया। इसमें टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी जैसे गणमान्य लोग भी शामिल थे। मिस्टर नटवरलाल सोशल वर्कर बनकर इन लोगों से मिलता था और सामाजिक कार्यों के लिए चेक लेता और फिर इन लोगों के फोर्ज्ड सिग्नेचर करके मोटा रकम निकालकर गायब हो जाता था। 1957 में मिस्टर नटवरलाल जेल से भागने का गजब का प्लान बनाते हैं। नटवरलाल धोखाधड़ी के आरोप में मेरठ में गिरफ्तार किए जाते हैं और उन्हें लखनऊ जेल भेज दिया जाता है। अपने करीबी सहयोगी कपूर के साथ मिलकर जेल से भागने का यूनिक प्लान बनाते हैं। नटवरलाल अपने दोस्त कपूर को कहते हैं कि जब भी वो जेल आए तो जेलर अब्दुल रहमान खान के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए। नटवरलाल के कहे अनुसार कपूर जेलर के लिए हमेशा उपहार लेकर आया करता था। धीरे धीरे नटवरलाल जेलर को अपने शीशे में उतार लेते हैं। मौका देखकर नटवरलाल जेलर को 5 लाख का ऑफर देते हैं, पर एक शर्त पर कि वो उसे भागने में मदद करेगा। नटवरलाल को जेल से भागने में उसका मित्र कपूर मिडिलमैन की भूमिका निभाता है। वो सहमति के दिन नोटों से भरा हुआ बैग लेकर जेल पहुंचता है और जेलर को बैग सौंप देता है। जेलर अपनी संतुष्टि के लिए करेंसी से भरा हुआ बैग खोल कर देखता है। अपने वादे के मुताबिक जेलर एक सुपरिटेंडेंट की वर्दी नटवरलाल को जेल के अंदर भिजवा देता है। नटवरलाल तुरंत सुपरिटेंडेंट की वर्दी पहन लेता है और इत्मीनान से जेल से बाहर निकलता है और बाहर खड़ी एक कार में बैठकर गायब हो जाता है। नटवरलाल के गायब होने के बाद जब जेलर बैग चेक करता है तो अपर परत में उसे करेंसी नोट तो मिलती है, पर उसके नीचे सिर्फ कोरा कागज जमा हुआ रहता है। जेलर बेवकूफ़ बन जाता है और नटवरलाल आज़ाद हो जाता है। नटवरलाल हमेशा जितने नाटकीय ढंग से क्राइम करता था उससे ज़्यादा नाटकीय तरीके से फरार हो जाता था। नटवरलाल अपने हाजिर जवाबी से कोर्ट के जज को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। अब तक नटवरलाल एक प्रचलित नाम हो चुका था। ऐसे ही एक सुनवाई के बाद
जब कोर्ट में जज ने कहा कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो, जवाब में नटवर लाल ने कहा कि अगर आप मुझे 1 रुपया देंगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि मैं ये कैसे कर लेता हूँ। जज साहब अपने जेब टटोलते और उन्हें 1 रुपया मिल जाता है। वो 1 रुपया नटवर लाल को दे देते हैं। 1 रुपया लेते ही नटवर लाल कहते हैं कि मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं कोई ठगी या फिर चोरी नहीं करता हूँ, मैं लोगों से पैसे मांगता हूँ और लोग मुझे पैसे दे देते हैं। मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। नटवर लाल की मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। कोर्ट में नटवर लाल के वकील ने बताया कि उसकी मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हो चुकी है, इसलिए उसके खिलाफ चल रहे सभी केस बंद कर दिया जाए। उसके छोटे भाई गंगा प्रसाद ने बताया कि रांची में नटवर लाल उर्फ मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन न्यायालय में मृत्यु का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। नटवर लाल की मृत्यु आज भी संदिग्ध बनी हुई है।